क्या आपने कभी सुना है कि एक कूड़ा बीनने वाली लड़की पूरे जिले के सबसे ताकतवर लोगों से टकरा गई? लेकिन क्यों? सिर्फ एक बंद नलकूप, टूटा हुआ स्कूल और कुछ पुरानी फाइलों ने करोड़ों के भ्रष्टाचार का राज खोल दिया। सामने आने लगा तो सबसे पहले किसका ट्रांसफर हुआ? क्यों उसे रोकना चाहते थे? आखिर ऐसा क्या मिलने वाला था? पूरी कहानी देखिए। अक्टूबर का महीना था। सोनभद्र जिले की मुख्य सड़क पर सुबह के 8 बज रहे थे। सड़क के किनारे नीम के पुराने पेड़ थे जिनकी छाया अभी तक ठंडी थी। दूर एक मंदिर से घंटे की आवाज आ रही थी। बाजार अभी खुल ही रहा था। शटर उठने की आवाजें, चाय की केतलियों से उठता धुआं और सड़क पर झाड़ू लगाता एक सफाई कर्मी। एक सरकारी जीप जिले की सीमा पर रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी। सफेद सलवार, हल्के नीले रंग का दुपट्टा, कंधे पर एक सादा बैग। चेहरे पर न थकान न घमंड, बस एक ऐसी शांति जो किसी बड़े तूफान के बाद आती है। वो जीप से उतरकर जीप को आगे भेज दिया और खुद चलने लगी पैदल। बाजार की सड़क से होते हुए, एक पुरानी दुकान के सामने से गुजरते हुए, एक बच्चे को साइकिल चलाते देखकर एक पल रुककर मुस्कुराते हुए। उसका नाम था DM प्रभा कुमारी, सोनभद्र की नई जिलाधिकारी, और ये उसका पहला दिन था। लेकिन यह सड़क उसके लिए अजनबी नहीं थी। इसी जिले की एक बस्ती में धनवाटोला एक लड़की बचपन में कूड़ा बीनती थी। सुबह होते ही एक बोरा लेकर निकलना, कागज, प्लास्टिक, कांच, जो मिले शाम को कबाड़ी के पास बेचना, जो पैसे मिले उनसे घर में आटा आए। वो लड़की यही थी, प्रभा कुमारी। चलते चलते वो एक मोड़ पर रुकी। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान पर। उसने प्रभा को देखा। बेटी, कहाँ जाना है? प्रभा ने कहा। कलेक्ट्रेट। बुजुर्ग ने हाथ दिखाया। सीधे जाओ, बाईं तरफ। प्रभा ने सिर हिलाया और आगे चल दी। उस बुजुर्ग को नहीं पता था जिसे उसने रास्ता बताया वो आज उस कलेक्ट्रेट की मालिक बनकर जा रही थी। सोनभद्र कलेक्ट्रेट, 3 मंजिला पुरानी इमारत। बाहर एक बगीचा जो कभी सुंदर रहा होगा, अब झाड़ियां उग आई थीं। अंदर एक लंबी गैलरी जिसमें दोनों तरफ दफ्तर थे। दीवारों पर पुराने नोटिस, पीले पड़े कागज और एक कोने में धूल से ढकी फाइलों की अलमारियां। गैलरी में कुछ कर्मचारी थे। जब प्रभा अंदर आई, सबने देखा। एक ने दूसरे से धीरे से कहा, यही है नई DM साहिबा। दूसरे ने कहा, हाँ, बहुत छोटी हैं। प्रभा ने सुना लेकिन रुकी नहीं। उसी दिन शाम को प्रभा ने सभी विभागों की बैठक बुलाई। वो खुद कुर्सी पर नहीं बैठी, खड़ी रही। मुझे 3 चीजें चाहिए। 1, पिछले 2 साल के सभी सरकारी निर्माण कार्यों की फाइलें। 2, जो शिकायतें पेंडिंग हैं उनकी पूरी लिस्ट। 3, जिन गांवों में पानी, सड़क या स्कूल की शिकायत आई है उनकी अलग सूची। कमरे में एक खामोशी। एक अधिकारी ने कहा, मैम, ये सब रिकॉर्ड्स बहुत बड़े हैं, वक्त लगेगा। कितना? 1 हफ्ता। 3 दिन। उस रात प्रभा ने अपने नए क्वार्टर्स में एक पुरानी तस्वीर निकाली, उसकी माँ की, सावित्री देवी, एक मेहनती औरत जिसने अपनी बेटी को कभी कूड़ा बीनने से नहीं रोका, क्योंकि रोकने से घर नहीं चलता। लेकिन साथ साथ एक काम और किया, रोज रात को दिया जलाकर बेटी को पढ़ाया। बेटी, ये बोरा एक दिन छूट जाएगा, लेकिन ये किताब, ये हमेशा काम आएगी। 3 दिन बाद फाइलें आईं। प्रभा ने रात को अकेले बैठकर पढ़ी। बिजली एक बार गई, उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पढ़ती रही। एक पैटर्न साफ दिख रहा था। जिले के 5 बड़े निर्माण कार्यों में नलकूप, आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत, ग्रामीण सड़क और एक सामुदायिक भवन, सभी में एक ही ठेकेदार का नाम था, केशव प्रसाद निर्माण कंपनी। और इन 5 में शिकायतें थीं। नलकूप से पानी नहीं आता, आंगनबाड़ी की दीवार में दरारें हैं, स्कूल की छत टपकती है, सड़क 6 महीने में टूट गई। लेकिन एक भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और इन सभी ठेकों पर अप्रूवल की मोहर थी, ADM रमेश चंद्र वर्मा की। प्रभा ने वो नाम लिखा। प्रभा अगले दिन सुबह 4 बजे उठी, गाड़ी नहीं ली, एक कांस्टेबल को साथ लिया, बस, और धनवाटोला चली गई, वही बस्ती जहां वो पली थी। सुबह की धूप अभी आई नहीं थी। बस्ती में 1-2 घर के बाहर चूल्हे जल रहे थे। एक बच्चा सड़क पर खेल रहा था। प्रभा उस नलकूप के पास गई जो सरकारी रिकॉर्ड्स में चालू था। हैंडल चलाया, पानी नहीं आया। उसने फिर चलाया, कुछ नहीं। पास खड़ी एक औरत ने कहा, 2 साल से बंद है बहन जी, पानी के लिए आधा किलोमीटर जाते हैं। प्रभा ने उस नलकूप की तस्वीर ली। वहां से वो उस स्कूल गई जिसकी मरम्मत के लिए पैसे खर्च हो चुके थे। स्कूल की छत पर एक बड़ी दरार थी। एक शिक्षक ने बताया, मैम, पिछले मानसून में 3 कमरों में पानी भर गया था, बच्चे बाहर बैठकर पढ़े थे। प्रभा ने डायरी में लिखा। वापस आते हुए एक पुरानी गली से गुजरी। उस गली के एक मकान के बाहर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। प्रभा को देखकर वो उठने लगी। प्रभा ने रोका। बैठिए माँ जी। बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा। तुम प्रभा हो, सावित्री की बेटी?
प्रभा रुकी। हाँ माँ जी। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। वो लड़की जो यहाँ कूड़ा बीनती थी, वो कलेक्टर बन गई। प्रभा ने एक पल उनका हाथ थामा। हाँ माँ जी, और आज अपनी बस्ती के काम से आई हूँ, वापस कलेक्ट्रेट। दोपहर को प्रभा ने एडीएम रमेश चंद्र वर्मा को बुलाया। वर्मा जी, केशव प्रसाद निर्माण कंपनी के 5 ठेकों में इरेगुलरिटीज हैं। मुझे पूरी पेमेंट हिस्ट्री चाहिए। वर्मा ने चश्मा ठीक किया। मैम, ये सभी प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं। सब कुछ रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में है, लेकिन जमीन पर नहीं है। मैम, कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी होगी, टाइम लगेगा। 1 हफ्ता। वर्मा ने हाँ कहा और चला गया। उसी शाम प्रभा के पास एक फोन आया। मैडम, मैं केशव प्रसाद बोल रहा हूँ। सुना आपने हमारी फाइल्स मांगी हैं, मिलना चाहता था शाम को। कल ऑफिस में आइए 10 बजे। मैडम, ऑफिशियली नहीं, बस एक इनफॉर्मल। ऑफिस में 10 बजे। 2 दिन बाद एक आदमी प्रभा के ऑफिस आया, हाथ में एक थैला। मैडम, केशव जी ने भेजा है, मिठाई है, त्योहार का मौसम है। प्रभा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वापस ले जाओ। मैडम, कहा ना। तीसरे हफ्ते रात के 8 बजे प्रभा फाइल्स पढ़ रही थी। फोन। कमिश्नर साहब, अशोक नारायण सिंह। प्रभा बेटा, कैसा चल रहा है नया जिला? ठीक है सर, काम शुरू हो गया है। सुना है केशव प्रसाद के ठेकों की जांच कर रही हो? हाँ सर, इरेगुलरिटीज हैं। कमिश्नर ने एक लंबी सांस ली। देखो बेटा, केशव जी पुराने आदमी हैं। इस जिले में उनका बड़ा ये दोस्तों एक पल, ये लंबी सांस सुनाई दी आपको? ये थकान की सांस नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। ऐसे आदमी की चेतावनी जो सिस्टम में सबसे ऊपर बैठा था और जिसमें एक इशारे पर पूरा पोस्टिंग बदल जाती थी, जिसके एक फ़ोन पर फाइलें दब जाती थी। और उसने ये फ़ोन किया था एक लड़की को। वो लड़की कौन? प्रभा लड़की। लेकिन वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी। प्रभा कोई साधारण लड़की नहीं थी। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब आपके किसी बड़े आदमी का फ़ोन सुनते हैं, कोई नेता, कोई अफसर या कोई ताकतवर इंसान, तो आपको मन में पहला ख्याल क्या आता है? बताइए, आप क्या आता है? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा इससे पंगा मत लो, क्योंकि ये ताकतवर होता है। यही तो सिस्टम चाहता है कि आप डरें, कि आप झुकें, कि आप सोचें मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, जबकि अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन प्रभा ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि प्रभा ने बचपन से एक चीज़ सीखी थी उसने, जो आप में असली लाइफ में सीखनी चाहिए। जो इंसान सुबह 4 बजे अंधेरे में उठकर बोरा उठा सकता है, वो इंसान किसी कमिश्नर की लंबी सांस से नहीं डरता है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो कहानी आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक डीएम की कहानी नहीं है। ये उन सभी की कहानी है जिन्हें सिस्टम ने कभी ना कभी एक ऐसा दिलाया हो कि तुम छोटे हो। अक्सर कोई छोटा नहीं होता, बहुत ताकतवर होते हैं अधिकतर लोग। तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई जाती। वो नलकुल जो 2 साल से बंद था, उसमें पानी नहीं आता था, लेकिन उस बस्ती के लोगों की आंखों में उम्मीद थी। वो रोज़ उस हैंडपंप को चलाते थे, शायद आज पानी आ जाए। वो स्कूल की छत जिसमें पानी टपकता था, उसके नीचे बच्चे बैठकर पढ़ते थे। और वो बच्चे पढ़ते थे क्योंकि उनकी माँओं ने कहा, बेटा पढ़ो, एक दिन ठीक होगा। यही उम्मीद थी जो प्रभा को रोज़ सुबह उठती थी, और यही उम्मीद थी जो कमिश्नर की लंबी सांसों को भी बस एक सांस बनकर रख देती है। कुछ नहीं, बस एक सांस। लेकिन दोस्तों, अभी ये कहानी सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। वो मोड़ यहाँ प्रभा किसी सबसे करीबी दोस्त उसके खिलाफ भेजी जाती है, और उसी दिन प्रभा को पता चलता है कि दुश्मन बाहर से नहीं होता, अधिकतर लोगों के भी अंदर ही होता है। मतलब आसपास के पड़ोसी वही होते हैं
जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। बने रहिए, आगे की वीडियो देखिए, आपको पसंद आ रही है बताइए। योगदान है यहाँ के MLI साहब से उनकी नजदीकी है। बिना वजह का टकराव। सर, एक नलकूप 2 साल से बंद है, बच्चे छत के नीचे नहीं पढ़ पा रहे। ये बिना वजह का टकराव नहीं है। एक पल की खामोशी। ठीक है, लेकिन सोच समझकर। फोन कट गया। प्रभा ने फोन रखा, खिड़की के बाहर देखा। शहर की रोशनियां थीं और दूर अंधेरे में वो बस्ती थी। धनवाटोला, 25वां दिन। एक पुरानी दोस्त का फोन। IAS बैचमेट नेहा सक्सेना, दोनों ट्रेनिंग में साथ थीं। प्रभा, कल मिलना है, जरूरी है। एक रेस्टोरेंट। नेहा का चेहरा थका हुआ था। उसने आते ही कहा, सीधे बात करती हूँ, कमिश्नर सिंह ने मुझे बुलाया था। प्रभा ने चाय का कप रखा। उन्होंने कहा, नेहा, तुम प्रभा की दोस्त हो, उसे समझाओ केशव प्रसाद के मामले में आगे मत बढ़े। खामोशी। बाहर सड़क पर एक बस गुजरी। नेहा ने नीचे देखा और मैंने हाँ कर दी। मेरी पोस्टिंग अभी लखनऊ में है, मेरी माँ वहां है। अगर ट्रांसफर हुआ तो। प्रभा ने एक पल उसका हाथ थामा। नेहा, तुमने बताया, इतना बहुत है। नेहा की आंखें भर आईं। यार, मुझे माफ करना। कोई माफी नहीं, लेकिन एक बात बताओ, कमिश्नर और केशव के बीच क्या कनेक्शन है? नेहा ने धीरे से कहा, सिर्फ केशव नहीं, MLA रघुवीर पांडे भी इसमें है। ये पूरा नेटवर्क है, तुम अकेली हो इसमें। प्रभा ने एक पल सोचा, फिर बोली, बचपन में भी अकेली थी, तब भी काम हो गया था। अगले हफ्ते प्रभा ने 4 काम किए। पहला, विजिलेंस डिपार्टमेंट को लिखित शिकायत, केशव प्रसाद के सभी ठेकों की फाइल कॉपीज साथ में। दूसरा, एक जूनियर इंजीनियर को साथ लेकर 5 साइट्स का इंस्पेक्शन किया। इंजीनियर का नाम था दिनेश मौर्य। नया था, डरा हुआ था, लेकिन प्रभा ने कहा, दिनेश जी, आपको सिर्फ सच लिखना है, जो जमीन पर दिखे, बस। दिनेश ने एक पल सोचा, फिर नोटबुक निकाली। उसने जो लिखा वो तबाही थी। नलकूप में इंफीरियर पाइप मटेरियल, स्कूल की छत में सबस्टैंडर्ड सीमेंट, सड़क की मोटाई स्पेसिफिकेशन से आधी, आंगनबाड़ी में दरारें इसलिए क्योंकि फाउंडेशन ही कमजोर था। 5 साइट्स पर सरकारी पैसे का 70% खर्च कागज पर था, जमीन पर 30% भी नहीं। तीसरा, प्रभा ने RTI दाखिल करके केशव प्रसाद के पिछले 5 साल के सभी सरकारी ठेकों की जानकारी मांगी। चौथा, उन गांव वालों को ऑफिशियल नोटिस भेजे जिन्होंने पहले शिकायत दी थी। उसी हफ्ते एक लेटर आया, DM प्रभा कुमारी का ट्रांसफर सोनभद्र से बांदा, कारण प्रशासनिक आवश्यकता। कलेक्ट्रेट की गैलरी में खबर फैली। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ की नजरें नीची हो गईं। एक बूढ़ा, यही बूढ़ा आदमी जो अभी आपने देखा, 45 साल का, एक ही कलेक्टर, रोज आना, रोज जाना, रोज देखना, रोज चुप रहना। क्या आप सोच सकते हो 45 साल तक गलत देखना, रहना और कुछ ना कहना पाओ? या कमज़ोर नहीं थी उसकी, ये मजबूरी थी। घर था, बच्चे थे, नौकरी थी, एक गलत कदम और सब कुछ ख़त्म। लेकिन दोस्तों, आज कुछ बदला गया है। आज एक ऐसे DM आई थी जो खुद उसी मिट्टी से उठी थी, जिसने खुद की ज़िंदगी जी थी, जो इसी बस्ती के लोगों को जीते हैं। और उसने देखा उस बूढ़े के अंदर जो आवाज़ 30 साल से दबी थी, वो आवाज़ बाहर आ गई। दोस्तों, यही होता है जब एक ऑनेस्ट इंसान किसी जगह खड़ा होता है। वो अकेले नहीं होता, उसके आसपास के लोग जो डरे हुए थे, जो चुप थे, जो थके हुए थे, वो एक एक कर उठने लगते। लाल बहादुर भी उठा, दिनेश मौर्य उठा, हरकुल यादव उठा, और अब वो सब मिलकर एक ऐसी लड़ाई लड़ने वाले हैं जो अकेले किसी के बस की नहीं थी। लेकिन दोस्तों, सिस्टम इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हारता। अभी एक और चोट आने वाली थी, ट्रांसफ़र का ऑर्डर। और इस ऑर्डर के बाद जो होगा वो हाई कोर्ट में होता है। देखते रहिए। कर्मचारी लाल बहादुर प्रसाद, जो 30 साल से उसी कलेक्ट्रेट में था, प्रभा के कमरे में आया, कांपते हाथों में एक पुरानी डायरी। मैम, ये मेरी है। प्रभा ने देखा। इसमें मैंने 8 साल में जो देखा सब लिखा है।
हर बार जब केशव के आदमी आए, हर बार जब एडीएम वर्मा ने कोई फाइल दबाई, एक एक तारीख, एक एक नाम, प्रभा ने वो डायरी हाथ में ली। क्यों दे रहे हो? लाल बहादुर ने कहा। मैम, मैं धनवा टोला का रहने वाला हूँ। मेरे पड़ोस में एक बच्ची थी जो कूड़ा बीनती थी। आज वो बच्ची डीएम बनकर आई और ट्रांसफर हो गई। अगर अब भी नहीं बोला तो कब बोलूंगा? प्रभा की आंखें भर आईं। उसने वो डायरी अपने सीने से लगाई। प्रभा ने उसी रात ट्रांसफर के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। साथ में दिनेश मौर्य की इंस्पेक्शन रिपोर्ट, आरटीआई से मिली जानकारी, लाल बहादुर की डायरी, कमिश्नर वाली फोन कॉल का जिक्र जो प्रभा ने उसी रात नोट किया था, और एक गांव वाले का बयान, हरखू यादव, जिसकी बच्ची उस टपकती छत वाले स्कूल में पढ़ती थी। सुनवाई के दिन हाई कोर्ट का कमरा, दोनों तरफ वकील, जज की कुर्सी पर एक शांत तेज नजर वाले बुजुर्ग जज। सरकारी वकील ने कहा, ट्रांसफर रूटीन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। प्रभा के वकील ने कहा, माननीय, ये ट्रांसफर उस समय हुआ जब डीएम साहिबा एक बड़े भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी। टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं है। और फिर एक एक डॉक्यूमेंट पेश हुआ। इंस्पेक्शन रिपोर्ट कोर्ट ने पढ़ी, आरटीआई की जानकारी कोर्ट ने देखी, लाल बहादुर की डायरी जज ने खुद उठाकर पढ़ी। कमरे में एक भारी खामोशी। जज ने एडीएम वर्मा का नाम पढ़ा। ये अधिकारी अभी भी कार्यरत है? जी माननीय। जज ने नीचे देखा, फिर ऊपर, और कमिश्नर साहब को पता था इन इरेगुलरिटीज का। सरकारी वकील के पास जवाब नहीं था। 2 घंटे की सुनवाई, आदेश, ट्रांसफर पर स्टे, प्रभा सोनभद्र में रहेंगी, विजिलेंस जांच, केशव प्रसाद के सभी ठेकों की। एडीएम वर्मा को तत्काल एक्सप्लेनेशन नोटिस, कमिश्नर सिंह को कारण बताओ नोटिस। अगले हफ्ते विजिलेंस की टीम ने केशव प्रसाद के ऑफिस और घर पर छापा मारा। एक अलमारी में अलग अलग नामों से बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, एक लैपटॉप में कॉन्ट्रैक्टर्स और एडीएम के बीच ईमेल्स, एक डायरी जिसमें हर प्रोजेक्ट का कमीशन लिखा था, किसे कितना गया। एडीएम वर्मा उसी दिन सस्पेंड। केशव प्रसाद हिरासत में। कमिश्नर सिंह ने हेल्थ ग्राउंड्स पर छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी और एमएलए रघुवीर पांडे, उनका नाम विजिलेंस की जांच में आ गया। लेकिन सच यह था, धनवा टोला का नलकूप अभी भी बंद था, स्कूल की छत अभी भी टपकती थी, जांच चल रही थी, धीमी, कोर्ट की तारीखें लगेंगी, एमएलए साहब के खिलाफ केस बनने में वक्त लगेगा और नए ठेकेदार को काम देने में और भी वक्त। एक शाम प्रभा धनवा टोला गई। वही गली, वही पुराना मकान, वो बुजुर्ग महिला बाहर बैठी थी। उन्होंने प्रभा को देखा। बेटी, कब ठीक होगा सब? प्रभा ने बैठकर उनका हाथ थामा। माँ जी, जल्दी नहीं होगा, लेकिन होगा। इस बार जो लिखा गया है मिटेगा नहीं। बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली। तुम आई हो, बस यही बहुत है बेटी। यहाँ कभी कोई अफसर हमारी बस्ती में नहीं आया था। रात को प्रभा अपने क्वार्टर्स में बैठी थी। माँ की तस्वीर सामने थी, सावित्री देवी, जिसने रोज दिया जलाकर बेटी को पढ़ाया था। प्रभा ने सोचा, माँ, तुमने कहा था ये बोरा एक दिन छूट जाएगा। छूट गया, लेकिन जो सीखा उस बोरे को उठाते हुए कि झुको मत, कि चलते रहो, कि हर चीज की एक कीमत होती है, वो आज भी साथ है। अगली सुबह सोनभद्र की वही सड़क, वही नीम के पेड़, वही चाय की दुकान। प्रभा पैदल चल रही थी, उसी सधी हुई चाल से। बाजार खुल रहा था। एक रिक्शा वाला सुबह की पहली सवारी लेकर निकला। एक बच्ची स्कूल बैग लेकर दौड़ रही थी। प्रभा रुकी, उस बच्ची को देखती रही। उस बच्ची को नहीं पता था, जो उसे देख रही थी वो कभी इसी गली में बोरा उठाकर चलती थी और आज उसी गली की हिफाजत करती थी। कलेक्ट्रेट की गैलरी में धूल अभी भी थी, फाइलें अभी भी पुरानी थीं, सिस्टम अभी भी धीमा था, लेकिन एक लड़की जो मिट्टी से उठी थी, उसी मिट्टी के लिए खड़ी थी और बैठने का कोई इरादा नहीं था। मिट्टी कमजोर नहीं होती, मिट्टी से ही नींव बनती है और नींव जब मजबूत हो तो इमारत कोई नहीं गिरा सकता। समाप्त। मन में है और शायद आपके मन में भी है। वो नल खुला चालू हुआ या नहीं? वो स्कूल की छत ठीक हुई या नहीं? वो बस्ती के लोग उन्हें इंसाफ मिला? जवाब है धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे धीरे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदली। उस बस्ती के लोगों की आंखों में जो खालीपन था वो चला गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी बात सुनी थी। पहली बार कोई अफसर उनकी गली में आया था। पहली बार किसी ने कहा था, तुम अकेले नहीं हो। दोस्तों, यही बदलाव की शुरुआत होती है। कोई इंसान, एक इंसान, एक फैसला और एक कदम, और फिर एक
एक एक करके बदलाव एक चीज हिलाने लगी है। प्रभा कुमारी ने कुछ बड़ा नहीं किया था, उसने बस झुकने से मना कर दिया था। और कभी कभी यही सबसे बड़ा काम होता है। अगर यही कहानी आपके दिल तक पहुंची तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो किस एक इंसान को भेजिए जो आज थका हुआ हो, जो सोचता हो उसकी आवाज़ कोई ना सुनता हो, और उसे बताइए मिट्टी से उठने वाले लोग झुकते नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में।